सबके बैकग्राउंड नॉइस बंद कर दीजिए प्लीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ग्रामर। राइट, ग्रामर की हम बात कर सकते हैं तो हम पहले ग्रामर में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक्स बहुत ही बेसिक्स है, इसमें आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं जाएगी, पर रिवाइज करना जरूरी। तो बेसिक जब आपको ग्रामर सिखाया जाता है, सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? नाउन प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच, नॉट नाउन प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, उसका हिस्सा फिर आ जाता है। पहला हिस्सा क्या है, जल्दी बताओ। नाम। दूसरा हिस्सा क्या है? प्रोनाउन। 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 थर्ड, जल्दी बोलो। वर्ब आता है। ठीक है, गुड। तो ये आज हमारे काम की चीज रहेगी। फोर्थ, एडवर्ब। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पकड़ते हैं अपन। हाँ, एडजेक्टिव पकड़ते हैं। फिर हमारा एडवर्ब। फिफ्थ रहता है एडवर्ब। हमारा सिक्स्थ रहता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। सेवंथ कंजंक्शन। कंजक्शन। कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ये पकड़ी जाती है। डिटरमिनर। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स रहेगा जिसमें आर्टिकल से लगा के सब कुछ आ जाएंगे। तो नाइन्थ हम पकड़ लेते हैं कि डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स, ओके। तो पहले तो हमको ये 8 ही सिखाए जाते थे। हमारे काम का कैसा है, वर्ब है। आज हमारे फोकस पे वर्ब ज्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच जैसे मैंने आपको बता दी, इसको आज हम टेंस के हिसाब से सीखना शुरू करेंगे। किसके हिसाब से? टेंस। ये मैं रब कर रहा हूँ, ये तो क्योंकि बेसिक से हर चीज शुरू करनी चाहिए इसलिए बताया। पर टेंस को सीखने के पहले हमें एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो है व्हाट इज अ सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस जब मैं बोलता हूं तो आपका आंसर क्या आता है? दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाट इज अ सेंटेंस? व्हाट इज अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यू? इसका हम A group of words नॉट ओनली containing a subject and a सेंटेंस, verb. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अगर आपने मुझे कहा है तो मैं ग्रुप ऑफ वर्ड को इस तरीके से बोलूं, बादल Containing a subject and a verb. देखो, दैट इज अ सिंटैक्स। फर्स्ट मैं बहुत ही बेसिक आपको सिखाता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वो शायद आपको आज नहीं समझेगा, वो कल समझ में आएगा। तो आपने सिर्फ क्या कहा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो मैं बोल दूंगा बादल, पहाड़, झरना, नदी। तो इसका कोई मतलब निकलता है क्या? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स? नो। तो इज अ ग्रुप of meaningful सेंटेंस। नहीं, देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप समझो। इट इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। अब आप जब ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स बोलते हो तो इसके दो चीजें हो जाती है। फ्रेज भी आती है, फ्रेज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, और सेंटेंस भी अपना ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स है। पर फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क है, ये हमें समझना पड़ेगा, है ना।
तो हम सिर्फ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल सकते, इसमें एक चीज हो जाती है कि वो रहता है इट इज ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड अरेंज्ड इन अ मैनर। किस तरीके से अरेंज किए गए भी ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, बताओ। जवाब दो। हेलो, Yes, sir. किस तरीके से अरेंज किए गए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स? सिर्फ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स बोला तो चलेगा क्या? नहीं चलता ना। फिर क्या बोलना चाहिए? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, बोलो आगे बोलो। अरेंज्ड इन अ प्रॉपर Manner. मैनर बोलिए या सीक्वेंस बोलिए। मैनर बोल सकते हैं या फिर सीक्वेंस बोल सकते हैं। इन सच, इन प्रॉपर मैनर और सीक्वेंस दैट it has sense and tense। अब it has बोल सकते हैं या it shows sense and it shows tense, जो भी हमें बोलना है। वर्ड्स तो ठीक है, प्लस माइनस हो जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट ये है, हम किसी भी ग्रुप को सेंटेंस नहीं बोल सकते। अगर हमें सेंटेंस बोलना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रहना चाहिए सेंस और टेंस बताने वाला। समझ में आया क्या आपको? तो दो चीजें Yes. हमने यहाँ पे सीखी, Yes, sir. वो रहती है सेंस प्लस टेंस। And सेंटेंस का मतलब हो गया आपका सेंस प्लस टेंस। समझ में आया क्या? सेंटेंस yes. का मतलब हो गया सेंस प्लस टेंस। सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ अ सेंटेंस? सिंटैक्स का मतलब यही प्रॉपर अरेंजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसी को हम सिंटैक्स करेंगे। तो सिंटैक्स, कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस का सिंटैक्स क्या होता है? तो वो हमेशा हमें रहता है सब्जेक्ट प्लस HV मैंने लिखा है, HV का लॉन्ग फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? सब्जेक्ट, Yes. हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सिंटैक्स जो इंग्लिश के लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस का रहता है वो रहता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो तीन चीजें आप और समझ लीजिए जो आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है? पहली बात तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश इज अ फिक्स स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अब व्हाट डू मीन बाय फिक्स स्ट्रक्चर लैंग्वेज, ये पहले समझ लो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि I ate a mango, तो क्या आप इसको इन्हीं वर्ड्स को बदलने की बात नहीं कर रहा, इन्हीं वर्ड्स को चेंज कर सकते हो? उसका सीक्वेंस बदल सकते हो? यानी आप मैंगो एट आई कर सकते हो या आई मैंगो एट कर सकते हो? नहीं No, कर sir. सकते। अगर हम No, sir. अगर हम हिंदी में लिखे मैंने आम खाया, इसको हम थोड़ा बहुत बदल सकते हैं ना।
आम खाया मैंने आम, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको हम थोड़ा आगे कर पीछे सकते कर हैं। सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी या मराठी बोलिए, संस्कृत तो टोटली फ्री लैंग्वेज है, उसका स्ट्रक्चर फ्री है, हम सेंटेंस को आगे पीछे करके भी अरेंज करेंगे तो मीनिंग नहीं बदलता। बट इंग्लिश इज अ फिक्स स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, और यही उसकी सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, उसको इजी बनाती है, उसकी खासियत बन जाती है, जिसकी वजह से इंग्लिश को सीखना समझना इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही सिंटैक्स पे ध्यान देना है। सिंटैक्स बदला, इंग्लिश का मीनिंग खत्म हो जाता है। गॉट माय पॉइंट बच्चा? हाँ या ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. दो तीन चीजों पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट किस चीज पे कर रहे हैं? हम सेंस और टेंस के कॉन्सेप्ट पे हाईलाइट कर रहे हैं, दिस वन। और हम एक सिंटैक्स पे हाईलाइट कर रहे हैं जो फिक्स है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो sentence is a group of meaningful words arranged in a manner that it has sense and shows tense. Sense और tense का मतलब sentence होता है, syntax उसका subject, helping verb, verb और object है, और एक fixed structure की language है। यहाँ तक सबको clear हो गया? हो गया? रब कर दो ये। Yes. तो अब इसी आधार पे जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो हमारा जो फॉर्मूला था S प्लस HV प्लस V प्लस O, ये हमारा बन गया सेंटेंस का फॉर्मूला। बन गया कि नहीं बन गया? बन हाँ, गया। वेरी Yes. Yes, वेरी sir. गुड, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें हमें पता है इंग्लिश में अलग अलग टेंसेस होते हैं। एक टेंस होता है क्या? नहीं, अलग अलग है। No. बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, हर एक के 4 पार्ट है। प्रेजेंट में सिंपल आ गया, कंटिन्यूस आ गया, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया। वैसा ही पास्ट में हो गया, वैसा ही फ्यूचर में भी हो गया। 4 पार्ट। तो ये जो पार्ट बनते हैं, ये जो फर्क हमें दिखाना है, वो दिखाने के लिए हमें ये 2 भाई काम में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। Wow. और अभी सेंटेंस की बात हमने समझी थी, सेंस और टेंस। तो ये दोनों ने एक जिम्मेदारी उठा ली है घर की। हेल्पिंग वर्ब बोलता है टेंस जो है ना, ये मैं बताऊंगा। वर्ब बोलता है सेंस जो है ना, ये मैं बताऊंगा। तो मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं, वो हमें बताता है, क्या बताता है? वो हमें समझाता है सेंस। Tense. हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है टेंस। Tense. ठीक है। अब हम और एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाने के बाद पीडीएफ में समझाऊंगा। हम 2 चीजों की बात करते हैं। पहली चीज है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो टाइप यानी प्रकार की हम बात कर रहे हैं। प्रकार में पहला कौन सा है? मेन वर्ब। क्या होता है? मेन। ये वी दिख रहा है ना आपको? Main. दिस इज मेन, जो सेंस बता रहा है। दूसरा हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, मदद करने वाला। ठीक है? तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि सेंस है ना, सेंसिबल काम, इंपॉर्टेंट काम, दिमाग का काम। तो वो काम कौन करेगा? आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का Wow. काम क्या है? उसका काम है टेंशन वाला काम, या हमारा जो मेहनत वाला काम, वो कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। इसलिए Helping verb. उसने अपनी जिम्मेदारी बदल ली है। और थर्ड जो आता है, वो रहता है मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरी हम समझते हैं ना? Yes, sir. मॉडल्स बोलिए Yes. या ऑक्सिलरी, Yes. ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, है ना? सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ है। ये टाइप का मतलब होता है प्रकार। तो हमें प्रकार भी समझने हैं और हमें फिर फॉर्म समझने हैं। फॉर्म्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स।
फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म यानी रूप। रूप समझता है क्या आपको? यानी ये अपने आप को बदलता है। Yes. क्या करता है? अपने आप को बदलता है। जैसे हम देखते हैं टू राइट भी होता है और उसके बाद राइट भी होता है, उसके बाद रोड भी होता है, Return. रिटर्न भी आ गया और राइटिंग भी आ गया। Writing. ये हम देखें तो इसके प्रकार ही है ना, फॉर्म्स है ना, रूप है कि नहीं है? समझ में आया? तो ये Yes. Yes, sir. फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। अब जब मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात बोलता हूँ तो मैं आपको अभी एक चार्ट दिखाता हूँ। तो जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने आपको मेन वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब बताया। तो आप ये समझिए कि जिंदगी में दुनिया में जितने भी वर्ब्स है सबके बेसिकली 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं बच्चों? 5। आज फॉर्म. इसमें रूट जो है, रूट वर्ब जो है वो हमेशा टू के साथ लगता है। कई जगह टू के साथ बताते, कई जगह नहीं बताते, चार्ट में नहीं लिखा है, पर मैं हमेशा टू के साथ बताना पसंद करता हूँ क्योंकि फिर वो प्रेजेंट सिंपल के साथ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप नॉर्मल भाषा में इन्फिनिटिव भी कहते हैं। समझ में आया क्या आपको? तो यहाँ पे कैसा होता है? दिस इज Yes. टू राइट, दिस इज ये ड्रिंक है ना, दिस इज टू ड्रिंक। इसको हम V0 कहते हैं। बताने बताने का फर्क है, ओरिजिनल मतलब में कोई भी फर्क नहीं है। मैं टू लिखूं या ना लिखूं, बेस रूट फॉर्म वही रहेगा। बस टू लिखने का फायदा क्या होगा? ये ड्रिंक और ये ड्रिंक में का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट बच्चों? Yes. हाँ। Yes. Yes, sir. Yes. तो बेसिक जो रहता है वो एक रूट वर्ब का रहता है जिसको हम V0 कहते हैं, और उसका फिर एक प्रेजेंट फॉर्म आता है जहाँ पे ड्रिंक और ड्रिंक्स रहता है। एस क्यू लगा, ये जब सिंपल प्रेजेंट सीखेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं। आप में से कई लोग बच्चे जानते होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है, बट इसका एग्जैक्ट मतलब क्या वो भी हम समझ लेंगे। फिर हमें ड्रैंक पता है, जैसे अभी मैंने राइट किया था, टू राइट किया था, फिर मैंने राइट, टू राइट के बाद राइट, रोट, रिटर्न और राइटिंग, ऐसा ही आपको बताया था। सेम चीज यहाँ पे होती है। हर एक जितने भी वर्ब अवेलेबल है, जितने भी, सबके ये बेसिक 5 फॉर्म है जिसमें हम V0 से लेके V1, V2, V3, V4 देख सकते हैं। V0 हमें कभी काम में वैसा नहीं आता है इन टेंस, इसलिए स्कूल्स में कई बार नहीं सिखाया जाता है क्योंकि वो टेंस का हिस्सा नहीं है, और स्कूल्स में करिकुलम में टेंस से शुरुआत होते हैं। तो कई बच्चों को लग सकता है सर कुछ नया तो नहीं बता रहे हो आप। मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, ना आपके किसी टीचर ने आपको गलत सिखाया है। इट्स ऑल अबाउट सिर्फ टीचिंग स्टाइल का फर्क है। तो बेसिक ग्रामर में कोई भी फर्क नहीं है। बेसिक ग्रामर कोई भी टीचर सिखाएगा तो सेम ही सिखाएगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, हाँ या sir. ना? गुड Yes, sir. गुड गुड, वेरी 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 गुड। अब इसमें इन्होंने क्या किया, मेन वर्ब में से 3 शब्दों को, 3 वर्ब को निकाल के हेल्पिंग वर्ब बना दिया। इसमें हम बी देखते हैं, टू बी जिसको हम कहते हैं, या टू हैव देखते हैं, या टू डू देखते हैं। ये क्या चीज है? दीज आर हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। Helping हेल्पिंग वर्ब का verb. काम क्या था अभी मैंने बताया, रिपीट कीजिए। व्हाट इज द वर्क ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम है टू हेल्प। इन हेल्प, किस चीज में हेल्प करनी है भैया हेल्पिंग वर्ब को? बताइए जल्दी से। उसको मेन वर्ब का की मदद करनी है, टू शो टेंस। ये याद रखना। वो क्या हेल्प करता है? मेन वर्ब की मदद करता है टू शो टेंस।
क्लियर हुई बात? आया ना? Yes. Yes. गुड। Yes. सो हमने मेन वर्ब देखा। मेन वर्ब में जितनी भी एक्शंस होती है वो एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। ड्रिंक और ईट का फर्क है भैया, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। वाटर ड्रिंक करते हैं, फूड हम ईट करते हैं, इसलिए हमारे पास दो अलग अलग इसके वर्ब्स अवेलेबल है। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? Yes. Yes. ये दो Yes, sir. अलग अलग Yes, वर्ब्स sir. अवेलेबल है और सभी एक्शन को अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग वर्ब्स रहते हैं। जैसे इंग्लिश में एक्शन ऐड होती चली जा रही है, वर्ब्स भी ऐड होते चले जा रहे हैं। और सभी जितने भी वर्ब होंगे, जैसे हम एग्जांपल ले कि आई गूगल इट हम बोलते हैं। गूगल यानी सर्च करना एक वर्ब इंग्लिश में मान्य हो चुका है, उसका भी गूगल, गूगल, गूगलिंग। अब अपने हिसाब से उसके भी 4 फॉर्म्स आ गए हैं, भले हम इसको बोलने चालने में यूज नहीं करते, बट एवरी सिंगल वर्ब विल ऑलवेज हैव दिस 4 फॉर्म्स। रूप होंगे ही होंगे, एक बेस होगा और उसके 4 अलग फॉर्म्स होंगे। और हेल्पिंग वर्ब ये 3 ही है, इसके अलावा चौथा यूज नहीं हो सकता। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? Yes. Yes. पक्का? पक्का? Yes, sir. गुड, वेरी 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 गुड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और हमें समझ लेनी चाहिए। वो क्या समझ लेनी चाहिए कि जैसे हमने ये टेबल देखा, ये V1, V2, V3, V4 का टेबल देखा, वैसा ही ये स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल में V1 ही यूज होता है, सिंपल पास्ट में V2 ही यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल V3 कहलाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 कहलाता है। ये टेंस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में क्या होता है, ये दो आपको ध्यान में रखने, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में V1, V2, और फिर पार्टिसिपल का कैसा यूज होता है ये तो मैं भी आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ये आपने स्क्रीनशॉट बना लिया, ले लिया? आया ना? Yes. Yes. गुड गुड गुड। तो ये एक चीज थी। अब वी विल गो टू अनदर चार्ट एंड दिस अनदर चार्ट ये आपको अब बहुत खूबसूरती से टेंसेस को समझाएगा। तो क्या है कि हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं थोड़ा सा, और हम आज से पहले सिंपल प्रेजेंट को ही समझेंगे, उतना ही दिमाग में डालेंगे। नेक्स्ट इसमें फिर सिंपल प्रेजेंट के साथ हम बाकी की भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक फॉर्मूला देखा था, हमने सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, ओके, इसको ऑक्सिलरी कहते हैं, सेकेंडरी हेल्पिंग यानी मॉडल हो जाता है, और मेन वर्ब, बेस वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमने देखा था। ऑब्जेक्ट यहाँ पे निकाल दिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अंडरस्टूड ही है। पहले ये दो चीजें समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्जेक्ट तो फिर बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। अब हमने देखा था ये फॉर्मूला बनता है, और यही जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला हर एक टेंस में आता है। हर एक टेंस में कोई भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकता है। क्या आ सकता है? ओनली वन फॉर्म ऑफ वर्ब। कहने का मतलब है, जब मैंने आपको 4 फॉर्म बताए, ये 4 का मैंने आपको यहाँ पे टेबल दिखाया था, ये अभी जो हमने इसके पहले टेबल देखा था, ये वाला टेबल है ना, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है जिसमें ड्रिंक और ड्रैंक एक साथ आ जाए। समझ में आया? यानी V1 भी आ गया, V2 भी आ गया, या V1 आ गया, V3 आ गया, या V1 आ गया, V4 आ गया, या V4 आ गया, V2 आ गया। यानी इसमें से किसी एक ही का स्कोप है। ये समझ में आ गया क्या आपको? फिक्स स्ट्रक्चर की बात, Yes. एक का स्कोप है। या तो V1, यानी दो चीजें फिट नहीं हो सकती, दो रूप फिट नहीं हो सकते, एक ही रूप फिट होगा। यही हेल्पिंग वर्ब में भी आपके लिए है कि हेल्पिंग वर्ब भी जो होता है ना, ये कोई भी एक फॉर्म का आ सकता है यार। V1 आएगा, या V2 आएगा, या V3 या V4। आप बोलोगे यार मेरे को मन को लगा मैं कुछ भी डालूंगा, नहीं हो सकता। प्रेजेंट सिंपल है तो V1 की जोड़ी जम गई है। आपने एक पिक्चर देखी थी ना, रब ने बना दी जोड़ी, देखी थी ना? Yes. हाँ, देखिए ना, Yes, शाहरुख sir. खान की।
तो रब ने बना दी जोड़ी यहाँ पे परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे अभी हमें जोड़ियां ही समझनी है। किस किस चीज की जोड़ी? ऑक्सिलरी वर्ब की जोड़ी, ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की जोड़ी। तो जब मैं सिंपल प्रेजेंट आपको बोल रहा हूँ, मैं आज जब आपको जितना सिखाऊंगा उतना ही दिमाग में डालना है। जब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है मैं ऑक्सिलरी में कौन सा वर्ब यूज कर रहा हूँ? सिर्फ डू। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब Do. आपको दिखता है क्या? हेल्पिंग वर्ब ना, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी यहाँ लिखा हुआ है, हम उसको हेल्पिंग ही बोलेंगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। मॉडल्स आर डिफरेंट, वो सेकेंडरी हेल्पिंग होते हैं। ओके, तो एक Yes. बात आप समझ के रख लीजिए कि यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी बेस जो है वो डू है। अब बेस वर्ब चेंज हो सकता है। बेस वर्ब जैसे राइट हो गया, ड्रिंक हो गया, ईट हो गया, कुक हो गया, हमने जितने देखे थे वो बदलेगा। पर इन्हें कहने का मतलब है जैसे जैसे आपको प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाने हैं, एक्शंस तो अलग अलग हो सकती है ना। जैसे मैं टीच कर रहा हूँ तो मैं टीच बोल सकता हूँ, आप सुन रहे हो तो आप लिसन बोल सकते हो, आप अगर खेल रहे हो तो प्ले बोल सकते हो। उसकी वेराइटी बदल सकती है, इसलिए इसकी लिस्ट लंबी है, पर डू ही रहेगा और तीन में से एक ही ऑक्सिलरी रहेगा। यहाँ बी नहीं आ सकता, यहाँ हैव नहीं आ सकता। गॉट माय पॉइंट बच्चों? Yes. Yes. तो रब ने Yes, sir. बना दी जोड़ी की जब मैं बात करता हूँ तो सिंपल प्रेजेंट की जोड़ी है डू के साथ। सिंपल प्रेजेंट की जोड़ी क्या है? डू के साथ। वैसे ही Do. हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल की जोड़ी डू के साथ है। अब वो सिंपल में प्रेजेंट रहे या पास्ट। अगर पास्ट रहेगा तो डू का डिड होते हुए आपने देखा है, पर डू का ही फॉर्म आ रहा है, डू का ही प्रकार आ रहा है। गॉट माय पॉइंट? बट आप यहाँ पे कभी Yes. हैव नहीं देख सकते, एज अ ऑक्सिलरी हैव नहीं देख सकते, राइट? आप यहाँ पे बी एज ऑक्सिलरी की जगह पे नहीं देख सकते। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डू ही दिखेगा। यहाँ तक क्लियरिटी दिमाग में बैठ गई है या ना? Yes. Yes. तो आखिरी sir. 2 पॉइंट्स आपको मैं समझाऊंगा, फिर इसको हम अलग तरीके से। और एक बात देखिए, जब मैं टेंस सिखाता हूँ मैं छोटे छोटे पार्ट को फिक्स करता हूँ। जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही आपको समझना जरूरी है। फिर नेक्स्ट जब वो अनफोल्ड होता है तो आपको बाकी भी समझना शुरू हो जाता है। तो अनफोल्ड होने की इंतजार कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी हो गया डू। हमने जैसे देखा, हम आगे चलते हैं, अभी प्रेजेंट टेंस का बहुत डिटेल हमको बात करनी है। हमने कंटिन्यूस देखा, तो कंटिन्यूस में ऑक्सिलरी हमको दिखता है बी। यहाँ पे डू दिखा क्या? नहीं दिखता। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? Yes. हाँ। और Yes, उसके sir. बाद जैसे ही हम नीचे जाते हैं कंटिन्यूस के होने के बाद, परफेक्ट में हमें ऑक्सिलरी हैव दिखता है। तो 3 ऑक्सिलरी हो गए और 3 इसमें इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया है। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? Yes. तो रब ने बना दी जोड़ी तक हमने आज सीखा Yes, है। sir. रब ने बना दी जोड़ी हमें बताता है कि एक जो नाम रहता है उसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब की जोड़ी बनती है। यहाँ तक ही आज हम सीखेंगे और इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट इसमें समझना शुरू करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और उस चीज को हम अच्छी से इलैबोरेटिव तरीके से सीख सकें। गॉट माय पॉइंट बेटा? Yes. Yes. पहले Yes, थोड़ा sir. ग्रामर स्लो रहता है क्योंकि मैं बेसिक्स पे ध्यान देता हूँ, फिर वो पेस पकड़ लेगा और सब जब एक से दूसरा मैच होना शुरू करेगा, मिक्स होना शुरू करेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और रहेगा तो आप सवाल पूछ सकते हो, ये तो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है?